देखो आपको याद होगा सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि 10 टॉपिक्स कवर करने को है, लेकिन चूंकि समय नहीं बचता तो मैंने क्या करा था, स्पीड ऑफ साउंड यहां तक देख के खत्म किया था। आज थर्ड पार्ट के अंदर समझेंगे कि साउंड की पिच क्या होती है, उसकी लाउडनेस क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, साउंड की इंटेंसिटी और सोनिक बूम देख के खत्म करेंगे। बहुत मजा आने वाला है। नमस्कार करते हैं, अमित बात कर रहा हूँ, चैप्टर 12 साउंड का ये लेक्चर चलो देखते हैं। तो पहले पहले समझते हैं कि ये देखो, आपको पता है कि साउंड के पास ये सारी चीजें तो होंगी होंगी, जो भी 10 आपको लिस्ट दिखाया, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, पिच, लाउडनेस, टिम्बर, इंटेंसिटी, साउंड के पास ये सब कुछ होता है। एक साउंड जब ट्रैवल कर रही होती है ना, उसके पास ये सारी चीजें होती है। किसी कंडीशन में अगर कोई एक सा चीज ज्यादा हुआ तो कोई एक सा कम होगा। समझ में आ रहा है कि होगा, सब कुछ होगा ही होगा। तो पहले समझते हैं कि ये पिच क्या होता है, कि हर एक साउंड के पास पिच होती है, पिच होता क्या है वो समझते हैं। तो ये देखो, पिच साउंड की एक ऐसी खूबी है, साउंड की एक ऐसी खूबी है जो कि तब बढ़ जाती है जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। साउंड का क्या बोला मैंने, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाने से पिच बढ़ जाती है। देखो आपको पता होगा, मैंने फ्रीक्वेंसी सब कुछ बता रखा है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि पर सेकंड में, एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकल के आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ना, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, लेट से दो कंडीशन अज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट केस के अंदर आप देखो क्या हो रहा है कि मान लो यहाँ एक सोर्स है, यहाँ एक सोर्स है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। तो होगा क्या, जब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो देखो ऑल्दो मैं ऐसा बना रहा हूँ, ये देखो यहाँ मैं कुछ वेव बना रहा हूँ, ये देखो। देखो मैं आपको पहले बता दूं कि साउंड जो है कभी भी ऐसे ऐसे ट्रेवल नहीं करती है। ये बस क्या है, ये मैंने प्रेशर डिस्टेंस ग्राफ बना रखा है, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर बड़ा अच्छे से समझाया था कि साउंड ऐसे ट्रेवल नहीं करता है। ये तो बस एक तरीका है, प्रेशर डिस्टेंस ग्राफ का एक तरीका है उसको रिप्रेजेंट करने का, कि ये आप इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको ट्रफ बोलते हैं ना, ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। तो ये एक तरीका है कि जैसे जहां पे क्रेस्ट हो रहा है वहां पे कंप्रेशन हो रहा होता है, जहां पे ट्रफ है वहां पे रियर फ्रैक्शन हो रहा होता है। तो ये बस तरीका है कि साउंड को रिप्रेजेंट करने का। बट एक्चुअली में साउंड जो है वो एक एनर्जी है जो कि स्ट्रेट मूव कर रहा होता है, पार्टिकल बाय पार्टिकल पास होके। अब फर्स्ट पार्ट देख लेना, आप समझ में आ जाएगा आपको। तो मान लेते हैं कि एक सोर्स है, उसका साउंड वेव कुछ ऐसा बना। एक और हमारी दूसरी सोर्स है, उसका लेट से साउंड वेव जो है, जो हमने प्रेशर डिस्टेंस ग्राफ बनाया उसका, तो वो कुछ ऐसा बन के आया। वो देखो, वो कुछ ऐसा बना। समझ में आ रहा है, ये देखो। अब देखो, हमें पता करना है कि दोनों में से फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा। लेट से ये चीज जो है हमने एक सेकंड में ऑब्जर्व करी, कि एक सेकंड में हमें ये चीज देखने को मिला, और यहाँ पे भी एक सेकंड में हमने ये चीज ऑब्जर्व करी। आप चेक करो, अगर दोनों केस में मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे। यहाँ पे चेक करो, नंबर ऑफ कितने कंप्लीट ऑसिलेशंस बन के आ रहा है। आपको पता है ऑसिलेशन क्या होता है। ऑसिलेशन होता है एक एक कंप्लीट क्रेस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ को आप ले लो भैया, वो आपको ऑसिलेशन दे देगा। तो देखो यहां से यहां तक एक ऑसिलेशन हो गया, उस तरीके से यहां से लेके यहां तक एक और ऑसिलेशन, और यहां से लेके यहां तक एक और। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या देख रहे हो कि एक सेकंड के अंदर 3 ऑसिलेशन निकल के आ रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका हो जाएगा 3 हर्ट्ज, एच जेड हर्ट्ज। आपको पता है कि हर्ट्ज की यूनिट होती है, एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो 3 हर्ट्ज निकल के आ गया कि फर्स्ट वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 हर्ट्ज। सेकंड वाले की बात करें, यहाँ पे चेक करो, आपको एक और दो, यहाँ पे दो ऑसिलेशंस आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें इस साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 2 हर्ट्ज है। तो आप चेक करो, जाहिर सी बात यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि 3 हर्ट्ज जो है वो 2 हर्ट्ज से बड़ा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट वाले साउंड जो है, साउंड बॉडी जो है, वो सेकंड वाली सोर्स ऑफ साउंड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली है, बोल सकते हैं। तो इसका मतलब मैं अगर पिच की बात करूं, पिच किसकी ज्यादा है, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी पिच भी ज्यादा। तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट वाले की पिच भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड वाले की। समझ में आ गया। देखो, पिच हम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने क्या देखा कि अगर कम समय के अंदर ज्यादा ऑसिलेशन बन के आ रहा है, आप खुद सोचो, अगर कम समय के अंदर ज्यादा ऑसिलेशन बन के आ रहा है तो उसकी पिच ज्यादा होगी ना, बिल्कुल ज्यादा होगी। तो आप सोचो कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कैसे बढ़ाया जाए। मैंने आपको पहले बता रखा है कि ऑसिलेशंस अगर आपको बढ़ाने हैं तो आपको क्या होगा, तेजी से बोलना पड़ेगा, फास्ट बोलना पड़ेगा। मैं लाउड बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें स्क्रीम करना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। तेजी से, जैसे मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ, जैसे लेक्चर पसंद आ रहा हो तो दबा के सब तक शेयर करो। तो इसको क्या, मैंने थोड़ा तेज ही बोला, लेकिन एक तरीका है कि जोर से बोलने का। लेक्चर पसंद आ रहा हो तो सब तक दबा के शेयर करो। देखो मैंने अभी क्या है, जोर से तो बोला, लेकिन मैं क्या आराम आराम से बोल रहा था। और फर्स्ट केस के अंदर मैं भले भले धीमे से भले बोल रहा हूँ, लेकिन तेजी से बोला। तो फर्स्ट केस के अंदर मेरी क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रही होगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब मेरी पिच भी ज्यादा। देखो ऐसा देखा गया उमन की जो फीमेल्स होती है, जो गर्ल्स होती है, उनकी पिच वो मेल से ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेल जो है वो फीमेल से ज्यादा तेज बात नहीं कर पाते हैं, करते हैं, ये एक्सेप्शनल है। मतलब मोटा मोटा ऐसा देखा गया है। देखो गर्ल्स की क्या है, उनकी वॉइस काफी श्रिल होती है ना। बेसिकली पिच क्या करता है, पिच जो है श्रिलनेस और डीप वॉइस को कैटेगराइज करता है। मतलब पिच बता रहा होता है कि कौन सा आवाज कितना पतला है, कितना मोटा है। जैसे अगर पिच मान लो ज्यादा आया, किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन की, मान लो हम बोल रहे हैं कि आपकी पिच ज्यादा है, मतलब आपका आवाज भारी है। और किसी को बोल रहे हैं कि आपका पिच कम है, मतलब आपकी आवाज जो है वो कैसी है, वो आपकी भारी नहीं है, आपकी जो पतली आवाज है। तो गर्ल की क्या है, लड़कियों की आवाज पतली होती है।
समझ में आ रहा है? उनकी क्या होती है, पिच ज्यादा होती है, तो पतली आवाज की पिच ज्यादा होती है और मोटी आवाज की पिच जो है वो कम होती है। बात समझ में आ गया आपको? तो गर्ल्स की जो है वो क्या होती है कि कम, तो पिच ज्यादा मतलब क्या कि गर्ल्स जो है फटाफट से बात करते हैं, तो कम समय के अंदर उनके जो है वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन बहुत तेजी से होता है। गर्ल्स का जो है ना वोकल कॉर्ड जो यहाँ पे लगा हुआ है, जिसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है। और लेकिन लड़कों क्या है कि लड़कों का वोकल कॉर्ड जो है वो उतनी तेजी से वाइब्रेट नहीं कर पाता है। बात जमा आपको, चलो यहाँ देखो, तो यहाँ क्या बताया गया है कि पिच पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बात कर रखा है आपको, अगर मान लो दो साउंड है, दोनों का लाउडनेस, दो साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है ना, उनकी अगर लाउडनेस सेम हो तो फिर भी उनकी क्या है, पिच को देखकर, फ्रीक्वेंसी को देखकर हम अंदाजा लगा लेंगे कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है। बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पे देखो कौन कौन से सोर्स है जहां से हमको हाई पिच साउंड मिल सकता है। जैसे जैसे मैंने बात किया, वुमेन्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच होती है। एक बच्चा अगर रो रहा हो तो उसकी आवाज भी हाई पिच होती है। बात जब आपको यहाँ पे देखो, फिर मेंस का जो वॉइस होता है, उसके बाद गिटार का साउंड, सब ये हाई पिच होता है। जैसे मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ, अच्छे से मेरी सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो। देखो बेसिकली हो रहा है, जब मैंने स्टार्टिंग का ये बोला ना हेलो, तो मेरी उसमें पिच ज्यादा थी। जब मैंने ऐसे बोला हेलो हेलो, तो जब मैंने ये चीज बोला ना, मेरी पिच कम हो गई। तो मैं जैसे जैसे आवाज पतला हो रहा होता है, तो आप समझ गए होगी कि मेरी पिच जो है वो बढ़ रही है। आवाज पतला होना मतलब पिच का बढ़ना। आगे देखो यहाँ पे आप समझते हैं लाउडनेस क्या होता है। देखो लाउडनेस दिख रहा है क्लियर, कि आवाज का जोर से निकलना, तेजी से नहीं जोर से निकलना। जैसे मान लो ड्रम है, तो ड्रम के ऊपर जोर जोर से बजा रहे हैं, जोर जोर से ऐसे करके बीट कर रहे हैं, तो क्या आवाज जोर जोर से निकलेगा? समझ में आ रहा है? और जो साउंड की लाउडनेस जितनी ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होती है। इसके ऊपर बात करेंगे बाद में कि एनर्जी वगैरह कैसे ज्यादा होती है। पहले आप ये समझो कि लाउडनेस डिपेंड किस पे करता है। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। आपको पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दो वेव बना रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है, वो जो साउंड जनरेट कर रहा है, वो जो एनर्जी जनरेट कर रहा है, उसका मैंने प्रेशर डिस्टेंस ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसा मिला। वो कुछ ऐसा मान लो निकल के आया। ये देखो, ये फर्स्ट वाले केस में देखा। और सेकंड वाले केस में एक और साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है, यहाँ पे एक और साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है, उसका हमें कुछ ऐसा देखने को मिला। ये देखो, अब आप मुझे खुद बताओ, दोनों केस में एम्पलीट्यूड किसकी ज्यादा है? यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, मतलब क्या, इसको बोलते हैं मीन लाइन। आपको पता है ये बीच वाले को क्या बोलते हैं? इसको मीन लाइन बोलते हैं। तो देखो हमें चेक करना है कि मीन लाइन से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ऊपर है या मीन लाइन से कितना नीचे। आप चेक करो, अगर दोनों केस में आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि सेकंड वाले में जो है मीन लाइन से ज्यादा ऊपर हमारा क्रेस्ट और ट्रफ है, सेकंड वाले केस में। तो इसलिए क्या है, सेकंड वाले केस की जो है, इस वाले की अगर मैं इसको A2 बोल दूं और इसको, इसकी एम्पलीट्यूड को A1 बोल दूं, तो यहाँ से आपको जाहिर बात है दिख रहा है कि A2 जो है वो बड़ा है A1 से। समझ में आ रहा है आपको? तो चूंकि इस वाले बॉडी की एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसकी लाउडनेस भी ज्यादा होगी। इसकी लाउडनेस को मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसकी लाउडनेस भी ज्यादा होगी और इसकी लाउडनेस जो है वो कम होगी। बात जमा आपको, तो लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। लाउडनेस डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब अगर एम्पलीट्यूड को 2 गुना बढ़ा दोगे तो लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाएगी, और एम्पलीट्यूड के 3 गुना बढ़ाने से लाउडनेस आपकी 9 गुना बढ़ जाती है। बात जमा आपको, एक और आप बात पकड़ो कि लाउडनेस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मतलब, जैसे यहाँ पे मान लो एक साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है और यहाँ पे एक लिसनर है, यहाँ पे एक लिसनर है, ठीक है। उनके बीच में जो है मान लो आर डिस्टेंस का गैप है, आर डिस्टेंस का गैप है। जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, जैसे मान लो जैसे जैसे ये लिसनर जो है इस साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी से दूर जाता रहेगा, वैसे वैसे क्या है कि लाउडनेस कम होती रहेगी ना। मतलब उसको जो है आवाज धीमे धीमे करके धीमा सुनाई देगा जैसे जैसे वो पीछे जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाते जाऊं तो मेरी लाउडनेस जो है वो आवाज जितने जोर से स्टार्टिंग में सुनाई दे रहा था, अब उतने जोर से सुनाई नहीं देगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनली, कि भैया अगर आप डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ा दोगे तो लाउडनेस आपकी 4 गुना कम जाएगी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर की बात कर रहे हैं। और डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ाने से लाउडनेस आपकी 9 गुना तक कम हो जाती है। बात जामा आपको? हाँ, मजा आया? अब देखो यहाँ पे कुछ और बात ही करी गई है कि लाउडनेस को मेजर किस में करते हैं। तो लाउडनेस की ऐसा यूनिट होती है डेसिबल, डी स्मॉल डी और कैपिटल बी। तो डेसिबल होती है लाउडनेस को मेजर करने का। समझ में आ रहा है ये यूनिट? तो जैसे मैंने बात किया कि एम्पलीट्यूड बढ़ा दोगे तो लाउडनेस वगैरह सब बढ़ जाएगा, आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखो आपको लाउड साउंड कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है। जैसे बात करें स्क्रीमिंग, कोई मान लो चिल्ला रहा है ना, कार के जो हॉर्न्स होते हैं भैया लगातार पॉ 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 बजाते रहते हैं, उसका रॉकेट लॉन्च की बात करें, जो पटाखे आप फोड़ते हो दिवाली वगैरह में, वहां से जो आवाजें आती है फायर क्रैकर की, वो सब आवाजें कैसी होती है? लाउडनेस, लाउड साउंड होती है। बेसिकली लाउड साउंड उसको बोलते हैं, अभी आप देखोगे मैं आगे बताऊंगा लाउड साउंड किसको बोलते हैं, कि जिसकी इंटेंसिटी जो है 80 डेसिबल से ज्यादा होती है। आगे देखेंगे थोड़ा, भी इसके जस्ट आगे है। तभी आप समझो कि सॉफ्ट साउंड जो होती है, जैसे मान लो मैं कोई अगर पियानो प्ले कर रहा है, कोई बर्ड की चहचहाहट हो गई है ना, चिड़िया की, तो वो जो है सब सॉफ्ट साउंड होती है। सुनने सॉफ्ट साउंड जो है सुनने में भी कोई दिक्कत नहीं आता। लाउड साउंड जो बहुत चुभता है कान में, सुनने का मन नहीं करता है हमें। देखो यहाँ पे क्या बात किया गया है कि लाउड साउंड के पास एनर्जी ज्यादा होता है। देखो हमें पता है
कि साउंड की स्पीड, मान लो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर की, मान लो अगर आसपास एनवायरमेंट में हमारा टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 to 25 इसी के आसपास होगा, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, मान लो इसके आसपास अगर हुआ तो साउंड की स्पीड कितनी होगी, 344 मीटर पर सेकेंड। एयर में बात कर रहा हूं मैं, पानी में कुछ और हो जाएगा, केरोसिन में कुछ और हो जाएगा, अल्कोहल में कुछ और, मैं एयर में बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल टेम्परेचर में एयर के अंदर साउंड की स्पीड कितनी होती है, 340, मतलब एक सेकंड के अंदर साउंड हमारा 344 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। अब देखो साउंड की एनर्जी ज्यादा होना मतलब क्या, देखो एनर्जी ज्यादा होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि साउंड हमारा तेजी से ट्रेवल करेगा। ऐसा नहीं कि जो है, ऐसा नहीं है कि जो साउंड लाउड होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो साउंड लाउड होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तेजी से जाएंगे। 344 मीटर पर सेकेंड, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, लेक्चर पसंद आ रहा हो तो दबा के शेयर करो, एक और बोल रहा हूँ लेक्चर पसंद आ रहा है दोस्तों, दबा के शेयर करो। तो दोनों केस में क्या है, साउंड जो है 344 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही जा रही है। बात समझ में आया आपको, एनर्जी ज्यादा होने का ये मतलब होता है कि साउंड दूर तक जाएगा। आप खुद बताओ, अगर मैं जोर से बोलूंगा तो मेरे से अगर कोई कोई इंसान बहुत दूर भी खड़ा है तो उसको आवाज आ जाएगा उसके कानों तक, लेकिन अगर मैं धीमे धीमे बोलूंगा तो हो सकता है 1 आध फीट मेरे से दूर कोई खड़ा है उसी को बस आवाज जाएगा। तो लाउडनेस का एनर्जी ज्यादा मतलब कि वो दूर तक ट्रेवल करता है, लेकिन उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। उसकी स्पीड अगर एयर के अंदर 344 मीटर पर सेकेंड है तो उतनी ही होने वाली है। बात जमा, चलो आगे देखते हैं। अब समझते हैं इंटेंसिटी क्या होता है। देखो इंटेंसिटी को बड़ा अच्छे से समझाता हूं मैं। जैसे आपको पता है ना, कई बार जो है हम लोग को दिक्कत आती है, मुझे भी दिक्कत आती थी कि हीट और टेम्परेचर उसको एक ही समझते थे, कि अगर बॉडी कितना गर्म है उसकी बॉडी टेम्परेचर क्या है, दोनों को एक ही समझते थे। देखो दोनों में एक खासा अंतर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है आपको पता है, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी कितना गर्म है कितना नहीं है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सा यूनिट है, हमारे पास वो टेम्परेचर का यूनिट है। उसकी कौन कौन सी यूनिट होती है कि बॉडी कितना गर्म है, मान लो इतना डिग्री सेल्सियस गर्म है, या इतना फ़ारेनहाइट गर्म है, या इतना केल्विन गर्म है, तो अलग अलग आपके यूनिट होते हैं। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई बॉडी कितना गर्म है उसको मेजर करने के लिए टेम्परेचर आया। उस तरीके से इंटेंसिटी ये एक ऐसी क्वालिटी होती है साउंड की जो कि लाउडनेस को मेजर कर रहा होता है। बात जमा आपको, देखो इंटेंसिटी और लाउडनेस कई बार दोनों एक ही लगता है, लगभग दोनों एक ही है, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों सेम है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। मैं जैसे मैंने क्या कहा आपको, इंटेंसिटी क्या मेजर कर रहा होता है कि कोई कोई पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी वो कितना लाउड है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इंटेंसिटी की, जैसे मैंने बताया, तो तो यहाँ हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर किसी बॉडी की एम्पलीट्यूड ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड ज्यादा मतलब ज्यादा होना मतलब क्या, देखो आप खुद सोचो, मैं एम्पलीट्यूड को ज्यादा कैसे कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो आप, जैसे मान लो कहाँ पे दिखा दे, इधर दिखा दे रहे हैं ना, इधर देख लो आप, जैसे इसको मैं रब कर दूं, जैसे एक ये है वेव और एक मान लो कि ये वेव है, तो दोनों केस में अगर बात करें एम्पलीट्यूड कहाँ ज्यादा है तो यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा है। देखो एम्पलीट्यूड ज्यादा कब कर सकते हैं, जोर जोर से मारकर, मतलब अगर वाइब्रेशन बहुत तेजी से हो, वाइब्रेशन अगर बहुत बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है ना, और एम्पलीट्यूड के बढ़ने से मैंने आपको क्या कहा कि हमारी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई आपको, इंटेंसिटी की यूनिट होती है डेसिबल, बिल्कुल लाउडनेस का भी डेसिबल ही था, इंटेंसिटी का भी यूनिट होता है, ऐसा यूनिट की बात करें डेसिबल होती है। देखो आप बताते हैं कि इंटेंसिटी किस तरीके से लाउडनेस को मेजर करेगा, अच्छे से सुनना मेरी बात। हम लोग जब विस्पर करते हैं ना, जब फुसफुसाते हैं किसी के कान में कुछ जब बोलते हैं, तो जब फुसफुसाते हैं तो क्या होता है उस केस में, हम लोग नॉर्मली 20 25 इसी डेसिबल के आसपास बात कर रहे होते हैं, 15 डेसिबल, 20 डेसिबल, 25 डेसिबल। जब हम लोग जो है नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, अब किसी एक दूसरे से नॉर्मल जब कन्वर्सेशन हो रहा हो तो उस समय जो है 30 डेसिबल, 40 डेसिबल है ना, 35 डेसिबल, इसी के आसपास जो है हमारी इंटेंसिटी होती है साउंड की। और जब 80 डेसिबल के पार जब साउंड चला जाए, बेसिकली जब गाना बजता है होम थिएटर वगैरह में है ना, बुम बुम बुम, जब गाना बजाते हैं होम थिएटर में, तो उस समय क्या है कि साउंड की इंटेंसिटी 80 डेसिबल के पार हो जाती है। तो 80 डेसिबल से ज्यादा वाली साउंड को क्या बोलते हैं कि ये लाउड साउंड है ना। तो आपको पता है कि हर शहर में जो है ये जो है बंद किया गया है पुलिस के द्वारा कि आप 10 बजे के बाद जो है वो 80 डेसिबल से पार वाले साउंड को नहीं बजा सकते, क्योंकि पब्लिक डिस्टर्ब हो जाएगी, उनको उनका सोने के समय है वो वक्त। समझ में आ रहा है आपको, तो 80 डेसिबल के ऊपर अगर कोई साउंड होती है तो उसको हम लोग लाउड साउंड बोलते हैं, और उसके नीचे वाली साउंड जो होती है उसको हम लोग सॉफ्ट साउंड बोलते हैं। बात जमा आपको, ठीक है। तो इंटेंसिटी बस एक तरीका है लाउडनेस को मेजर करने का, कौन कितना लाउड है कौन कितना कम लाउड है। समझ में आई ये बात आपको, आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि टिम्बर और क्वालिटी, देखो कई बार जो है बुक में टिम्बर पूछ देता है कि बताओ टिम्बर क्या है, या पूछता है कि क्वालिटी क्या है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ साउंड और व्हाट इज द टिम्बर ऑफ साउंड। देखो मान लो दो अलग अलग साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है, सेम नहीं। जैसे मान लो एक गिटार है और एक मान लो हमारा वायलन है, एक गिटार है और एक मान लो हमारी वायलन एक होगी, ठीक है। अब देखो, अब हम ये मान लेते एक समय के लिए कि दोनों दोनों सेम टाइम में प्ले हो रहा है, दोनों सेम टाइम में प्ले हो रहा है, दोनों की मान लेते कि एम्पलीट्यूड बराबर है और दोनों की पिच भी बराबर है। जैसे ये देखो, मान लो ये गिटार हो गया और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वायलन लिख दे रहे हैं, क्या लिख देते हैं,
वायलिन। अब देखो, अब गिटार में से जो साउंड निकल रहा है उसको हमने जब प्रेशर डिस्टेंस ग्राफ में लगाया तो वो कुछ ऐसा देखने को मिला। मैं यहाँ बना देता हूँ, कुछ ऐसा देखने को मिला। और जब वायलिन वाले का बनाया हमने प्रेशर डिस्टेंस ग्राफ साउंड का, तो कुछ ऐसा देखने को मिला। अब देखो यहाँ पे, आप देखो दोनों में चेक करो, तो ये डिस्टेंस देखो, पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, तो आप चेक करो ये डिस्टेंस जो है क्रेस्ट का ट्रफ का मीन लाइन से, वो इसके बराबर ही लग रहा है आपको, बिल्कुल इसी के बराबर लग रहा है ना, ज्यादा कम थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर होगा। अगर बात करें पिच की, देखो पिच भी देखो, और पिच कैसे बताएंगे, पिच को देखेंगे फ्रीक्वेंसी देख के, तो आप जो चेक करो, जो तेजी से ये वेव मूव कर रहा है, देखो उसी तेजी से ये वेव भी मूव कर रहा है। आप चेक करो ना यहाँ पे, ये देखो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये चेक करो, ये देखो मिल गया। उस तरीके से अगर मैं इसको ज्वाइन करूं यहाँ पे, तो चेक करो ये मिल गया। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जिस तेजी से ये वेव मूव कर रहा है उसी तेजी से ये वेव भी मूव कर रहा है। मतलब दोनों की मैं बोल सकता हूँ कि दोनों की पिच भी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम मतलब पिच भी सेम, दोनों की पिच भी सेम है और दोनों की एम्पलीट्यूड भी सेम है। मेरे आंख बंद है, दोनों सेम टाइम में प्ले हो रहे हैं, मेरे आंख बंद, दोनों का लाउडनेस भी सेम, दोनों की जो है एम्पलीट्यूड सेम मतलब लाउडनेस सेम, दोनों की लाउडनेस भी सेम, दोनों की पिच भी सेम, तब कैसे बताएंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो देखो पिच भी सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो, फिर भी हम बता देंगे ना कि अच्छा कि ये गिटार की आवाज है और ये जो है वायलिन की आवाज है। क्यों? क्योंकि हर एक का एक अपना स्टाइल होता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट की या हर एक साउंड की अब एक अपनी स्टाइल होती है, खूबी होती है। जैसे मान लो हम क्या है, क्लास ऑक्साइड का मैं साइंस टीचर हूँ, साइंस और मैथ्स लेता हूँ, तो हमारे साथ और भी टीचर्स है, एसएसटी के टीचर है, हिंदी के टीचर है, तो उनका अपना स्टाइल होगा पढ़ाने का और मेरा अपना एक स्टाइल है पढ़ाने का। तो आपकी अगर आंखें बंद भी होगी, आप लेक्चर सुन रहे होंगे, तब बता दो कि अच्छा ये अमित सर का लेक्चर है, ये सुमित सर का लेक्चर है, इस तरीके से आप बता दोगे। समझ में आ गया? तो क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी एक साउंड का स्टाइल है, साउंड का एक आप टोन बोल सकते हो, साउंड की स्टाइल है, जिससे कि अगर दो साउंड का पिच भी सेम हो, लाउडनेस भी सेम हो, फिर भी उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको बस सुनकर। बात समझ में आ गई आपको? यहाँ देखो क्या बताया गया है कि जो साउंड जितना प्लीजेंट होता है उसकी क्वालिटी उतनी ही ज्यादा होती है। प्लीजेंट होना मतलब क्या, मतलब शांत, जो साउंड जो है आराम से शांति से बज रहा हो तो उसकी क्वालिटी ज्यादा होती है। इसके पीछे लॉजिक क्या है आप समझो। जैसे मान लो आपका एक दोस्त है, उसकी आवाज आप बड़े अच्छे से पहचानते हो कि उसकी आवाज जब भी आपको सुनते हो समझ जाते हो कि अच्छा मेरा ये पर्टिकुलर दोस्त आ रहा है। ले, लेकिन वही मान लो अगर वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, वो अगर काफी जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो हो सकता है कि आप एक बार में सुन के ना पहचान पाओ कि क्या वो मेरा दोस्त ही है, क्या वो मेरी दोस्त की आवाज है। क्योंकि जब हम बहुत जोर जोर से बोलते हैं ना, तो उसके इसमें क्या है, साउंड की क्वालिटी कम जाती है, कि उसको पहचानना जो है, उसको रिकॉग्नाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वही अगर वो आराम आराम से बात करता, धीमे धीमे बात करता, नॉर्मल टोन में अगर बात करता, तो उसको पहचानना ईजी हो जाता है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लीजेंट साउंड होती है, उसकी क्वालिटी ज्यादा होती है, और जो लाउड साउंड होते हैं उसकी क्वालिटी कम होती है। बात समझ में आ गई आपको? चलो अब समझते हैं टोन और नोट में क्या अंतर है। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है टोन और नोट। सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली साउंड जो होती है, जिसके सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, उसको टोन बोलते हैं, और एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड अगर हो तो उसको नोट कहा जाता है। समझते हैं अच्छे से टोन को। देखो यहाँ पे जैसे मान लो कोई एक साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है, यहाँ पे कोई एक सोर्स है, उसने कोई साउंड प्रोड्यूस किया, उसका जब हमने प्रेशर डिस्टेंस ग्राफ बनाया वो कुछ ऐसा दिखा। वो मान लो कुछ ऐसा है, जैसे मैं यहाँ पे बना दूं, ये देखो, वो मान लो ऐसा हमें दिखा, ठीक है। एक और साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है, तो उसने जो साउंड प्रोड्यूस किया उसके रिस्पेक्ट में जब ग्राफ बनाया गया तो वो कुछ ऐसा देखने को मिला। ये देखो, वो कुछ आपको ऐसा देखने को मिला। ये देखो ऐसा कुछ देखने को मिला। समझ में आ रहा है? तो अब देखो, अब मैं समझ रहा हूं कि ये, अब मैं आपको बताते हैं कि ऐसा ग्राफ कब देखने को मिला और ऐसा ग्राफ कब देखने को मिला। अच्छे से समझना बात को। तो जैसे मैं दो तरीके से बात करूंगा। फर्स्ट वाले केस में मान लो ये सोर्स मैं ही हूं, मेरी वॉइस है, देखो मैं बोल रहा हूँ, सुनो अच्छे से। लेक्चर पसंद आ रहा हो तो सब तक दबा के शेयर करो। इस लेक्चर को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, आई होप आप सभी को पसंद आ रहा होगा। देखो अभी जो मैंने बात कही ना, उसके रेस्पेक्ट में कुछ ऐसा ग्राफ बना, उसके रेस्पेक्ट में ऐसा ग्राफ। देखो ऐसा ग्राफ बना मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ मेरी फ्रीक्वेंसी एक ही थी, मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहा था। देखो फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना मतलब क्या, कि मैं स्पीड को ज्यादा या कम नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं बराबर पेस से बोल रहा हूँ, बराबर पेस से बोल रहा हूँ, तो मेरी फ्रीक्वेंसी एक ही रही। लेकिन इस केस में देखो, आपको यहाँ से जाहिर सा दिख रहा है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आ रहा है। जैसे देखो फर्स्ट केस के अंदर क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे, यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है वो आराम आराम से थी, फ्रीक्वेंसी कम थी, लेकिन यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, अचानक से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फिर देखो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, फिर फ्रीक्वेंसी कम हो गई। समझ में आई क्या बात? तब देखो इसको मैं कैसे बोलूंगा, अच्छे से सुनना इसको क्या हो रहा है। लेक्चर पसंद आ रहा हो तो सब तक दबा के शेयर करो। इस लेक्चर को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, मुझे लग रहा है कि लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, तो सब तक दबा के आप लोग शेयर करो। देखो यहाँ पर क्या है, मैंने फर्स्ट पार्ट की मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं क्या है आराम से बोला, उसका जैसे मैं यहाँ पहुंचा तो मेरी आवाज जो है वो तेज हो गई। देखो मैं
जोर से बोलने की बात नहीं कर रहा कि मेरी आवाज जो है लाउड हो गई, वो तेज हो गई, फास्ट हो गई, वो बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से वापस से जो है मेरी एक नॉर्मल टोन चली यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन लाया। मैंने कभी पहले जो है धीमे धीमे बोला, फिर तेजी से बोला, फिर धीमे धीमे बोला, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज लेकर आया। तो इस टाइप के साउंड को, जिसमें मल्टीपल मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं नोट। और सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं। बात जब आपको सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला टोन, एक से ज्यादा साउंड को क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं। आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि म्यूजिक और नॉइस में क्या अंतर है। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, देखो म्यूजिक क्या है, एक ऐसा साउंड है जो कि काफी प्लीजिंग सेंसेशन देता है हमारे कानों को। आप जब सुनते हो म्यूजिक को तो आपको काफी आनंद आता है ना। और म्यूजिक की बात करें, उसकी क्वालिटी ज्यादा होती है, क्योंकि म्यूजिक प्लीजेंट होता है। मैंने बता रखा है कि प्लीजेंट साउंड जो होती है उसकी क्वालिटी ज्यादा होती है। और नॉइस की बात करें, वो काफी अनप्लीजेंट होता है, हमारे कानों को चुभता है वो, तो उसकी क्वालिटी कम होती है। नॉइस की क्वालिटी की बात करें, या हम लोग टिम्बर की बात करें, क्वालिटी टिम्बर एक ही चीज है, इसकी टिम्बर बोल लो या क्वालिटी बोल लो, वो कम होती है नॉइस के केस में। म्यूजिक के लिए बात करें तो इसको काफी हम लंबे समय तक सुन सकते हैं बिना इरिटेट हुए, बिना परेशान हुए। लेकिन नॉइस की बात करें तो चूंकि हमारे कानों को चुभ रहा होता है, तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो म्यूजिक सिस्टम जो है बंद हो जाए, ताकि नॉइस जो है खत्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमें बहुत चिपता है, हमें इरिटेशन महसूस होता है नॉइस सुनने के बाद। म्यूजिक की बात करें तो ऐसे साउंड जो कि 80 डेसिबल से कम वाले होते हैं, 50 डेसिबल, 60 डेसिबल, है ना, 40 डेसिबल, वो सब जो भी साउंड 80 से नीचे वाले होते हैं, सबको म्यूजिक बोलते हैं या मेलेडी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही 80 डेसिबल के ऊपर साउंड गया, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग नॉइज बोलते हैं ना। आपको बता रखा है मैंने आपको कि 80 डेसिबल के ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, कि बहुत लाउड बज रहा है भैया म्यूजिक, मतलब क्या कि काफी नॉइज क्रिएट होता है। म्यूजिक लाउड बज रहा है मतलब समझ जाओ कि वो नॉइज बनते जा रहा है। जितना म्यूजिक लाउड होता जाएगा उतना वो नॉइज बनता जाएगा, जितना लाउड होता जाएगा उतना वो नॉइज बनता जाएगा। देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आपको म्यूजिक सुनने को मिल सकता है। जैसे बात करें, अगर मान लो कोई गिटार बज रहा हो, कोई पियानो बज रहा हो, कोई बांसुरी बज रहा हो, तो उन सब में से जो आवाज निकलती है वो सब म्यूजिक होती है, 80 डेसिबल से कम वाली होती है। लेकिन कहीं पे अगर मान लो कोई व्हीकल चल रहा हो, पौ 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 गाड़ी की आवाज आ रही है, कोई फैक्ट्री का मशीन चल रहा हो, आप पटाखे फोड़ रहे हो दिवाली में, खूब मजा ले रहे हो, उसके इसमें क्या है, वहां जो आवाज निकल के आ रही है वो इतनी ज्यादा होती है, उसकी लाउडनेस, क्योंकि वो 80 डेसिबल से ज्यादा होती है उसकी इंटेंसिटी, तो हमारे कानों को सुनना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बात जमा आपको, ये था म्यूजिक और नॉइस में अंतर। आगे देखते हैं, लास्ट टॉपिक होने वाला है आज का, जो कि है सोनिक बूम। बूम बूम करेंगे। यहाँ पे देखो, साउंड की स्पीड हमें पता है कितनी होती है। अगर एयर के अंदर बात करें तो एयर के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर में साउंड की स्पीड 344 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में साउंड जो है 344 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। अगर मान लो कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि या तो साउंड की स्पीड से चल रहा हो या उससे भी ज्यादा, जो या तो साउंड की स्पीड से ही मूव कर रहा हो या उससे भी ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा हो, तो हम बोल देंगे कि वो सुपर सोनिक स्पीड से मूव कर रहा है। किस स्पीड से, हम बोलेंगे कि उसकी स्पीड जो है सुपर सोनिक स्पीड है। बेसिकली जो बुलेट्स होती है ना भैया, जो आपके गन में से जो गोली निकलती है, जो बुलेट निकलती है, वो इतनी तेज होती है कि वो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है, मतलब 344 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा होती है एक बुलेट की स्पीड, है ना। फिर उस तरीके से जेट एयरक्राफ्ट की बात करें, है ना, जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर प्लेन्स वगैरह होते हैं, उनकी भी जो स्पीड होती है वो जो है नॉर्मल साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो है सुपर सोनिक स्पीड से मूव कर रहे हैं। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट सुपर सोनिक स्पीड से मूव करता है ना, तो वो क्या करता है, अपने आजू बाजू शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है। शॉक वेव क्या होता है, शॉक वेव देखो यहाँ पे, तो बेसिकली होता क्या है, आपने शायद देखा ना होगा, आप इसको चेक कर सकते हो यूट्यूब पे। शॉक वेव क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट तेजी से मूव करे साउंड की स्पीड से भी ज्यादा, तो उसके आसपास की जो भी एयर पार्टिकल्स होंगे ना, एयर पार्टिकल्स जो भी होंगे, जो भी उसके आसपास धूल होगी, वो क्या होगी, इसके आसपास कलेक्ट हो जाएगी। यहाँ चेको, यहाँ चेक करो, ये कुछ नहीं, ये मत सोचना कि ये कुछ धुआं सा निकाल रहा है ना, ये कोई धुआं हुआ नहीं निकाल रहा है। इसके पीछे अपने आप सारे एयर डस्ट पार्टिकल्स की इतनी तेजी से मूव कर रहा है, सब आके कलेक्ट हो गए हैं। आप इसको चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे काफी लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं कि ये क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो आप ये शॉक वेव प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, शॉक वेव। और कोई ऑब्जेक्ट अगर सुपर सोनिक स्पीड से मूव कर रहा है और वो शॉक वेव प्रोड्यूस करता है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सोनिक बूम। शॉक वेव प्रोड्यूस करना, क्योंकि वो सुपर सोनिक स्पीड से मूव कर रहा है, इसी को हम लोग सोनिक बूम बोलते हैं। समझ में आ गया, इसी को हम लोग सोनिक बूम बोलते हैं। तो आप ये मत समझना कि सिर्फ सिर्फ बहुत तेजी से मूव करने को ही सोनिक बूम बोलेंगे। तेजी से मूव करना, साथ साथ ये प्रोड्यूस करना शॉक वेव, इसको इकट्ठे हम लोग जो है सोनिक बूम बोलते हैं। और ये शॉक वेव इतना, इसकी जो पावर इंटेंसिटी भैया इतनी ज्यादा होती है कि मान लो अगर ये फाइटर प्लेन हो या कोई जेट प्लेन हो, कोई बुलेट हो, अगर वो किसी बिल्डिंग के पास से भी जा रही हो, है ना, किसी मान लो बिल्डिंग के पास से जा रही हो, तो उसकी कांच को भी ये तबाह कर सकती है। मतलब क्या है, ये उस बिल्डिंग से टकरा नहीं रही है। मान लो यहाँ पे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के या तो ऊपर से गई या साइड से गई, लेकिन अगर ये पार्ट, ये वाला इसके आसपास जो धूल इकट्ठा हुई है, अगर ये भी टकरा जाए इस बिल्डिंग से, तो इसकी इतनी पावर होती है कि इसको तबाह कर सकती है, इसके जो है कांच वाँच सबको तोड़ सकती है, ठीक है। इतना पावरफुल होता है वो। यहाँ पे बोला गया, आप देखो देख सकते हो कि ये शॉक वेव्स इतना डेंजर होता है कि दे कैन इवन डैमेज द विंडो ग्लासेस ऑफ द बिल्डिंग।
विंडो ग्लास को डैमेज कर सकता है और बिल्डिंग को भी थोड़ा बहुत जो है उस पे दरारें डाल सकता है। बात जब हम आपको लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। हमने बहुत मजा किया, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट को एक साथ में नहीं कर पाया, अलग अलग कर दिया, आप दोनों को अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। बहुत मजा आया करके। लेक्चर पसंद आया हो, सारे दोस्तों तक, सारे मित्र तक पहुंचाओ इसको। देखो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनमें दिक्कत आती है, आपको भी दिक्कत आ रही होगी और लोग को भी दिक्कत आती है, सब तक पहुंचा लेक्चर को, ठीक है ना। लेक्चर को पूरा प्रमोट करो, लाइक करो, शेयर करो। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।